आज की वीडियो में हम लोग एग्जाम्पलर शुरू करने वाले हैं क्लास 11 के लिए। चैप्टर 1 सेट्स रहेगा और इसमें हमारा क्या तरीका रहेगा, हम लोग पहले सॉल्व एग्जाम्पल्स करेंगे वन बाय वन, देन उसके बाद शॉर्ट एमसीक्यूज रहेंगे, देन लॉन्ग आंसर्स। तो जिस तरीके से जो पैटर्न में दिया हुआ है बुक में उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। और हर क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे शॉर्ट टाइप आंसर्स, राइट। सो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म, राइट। तो मतलब हमें जो ये सेट बिल्डर फॉर्म में जो नोटेशन दे रखा है हमको इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सेट के अंदर एलिमेंट्स पता होने चाहिए क्या क्या आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस सेट को रीड करना सीखेंगे कि हम लोग इस सेट को कैसे रीड करेंगे, राइट। सो सेट में क्या बोल रहा है कि हमारे पास कोई भी सेट है ए। अब वो क्या बोल रहा है, इस सेट के अंदर कैसे एलिमेंट्स है, सबसे पहले तो एक्स टाइप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब उसने एक्स का एक स्पेसिफिकेशन दिया है कि एक्स कैसा होना चाहिए, एक्स के अंदर वो पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए जो कि 10 से छोटे हैं, ठीक है। पहला स्पेसिफिकेशन तो ये हो गया। और दूसरा क्या बोल रहा है, जो मैं एक्स ले रही हूँ ना उसको 2 x करने पर और जब 1 माइनस करेंगे तो वो नंबर ऑड होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमको एक चीज दिमाग में रखनी है कि जब भी हमने कोई भी नंबर उठाया, सपोज XYZ कुछ भी नंबर है, कोई भी मैंने इंटीजर उठाया, तो जब भी मैं उसको 2 करूंगी तो वो नंबर हमेशा क्या होगा, इवन होगा। कुछ भी लेके देखो, अगर हम 2 1 लेते हैं, 2 2 4 कुछ भी लो तो वो हमेशा इवन होगा। तो जब भी उसमें से 1 माइनस करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा। सो दैट मीन्स ये तो कंफर्म हो गया कि कोई भी नंबर लेने पे 2 x-1 ये तो हमेशा ही ऑड रहेगा। तो अब हमेशा कौन सी चीज हमें दिमाग में रखनी है कि वो जो नंबर है ना वो लेस देन 10 होना चाहिए, क्योंकि ये तो हर नंबर सेटिस्फाई करेगा ये कंडीशन, तो राइट। तो मतलब अब मुझे वो सारे नंबर्स लेने हैं कि जो लेस देन 10 है, ठीक है। बिकॉज जो 2 x-1 है दिस इज ऑलवेज ऑड, राइट। दिस विल बी ऑलवेज ऑड फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, राइट, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो अगर ये हमेशा ऑड ही रहेगा तो सेट के अंदर कैसे एलिमेंट्स आएंगे, तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि हमेशा पॉजिटिव इंटीजर जो कि 10 से छोटे हैं। तो 10 से छोटे कौन से पॉजिटिव इंटीजर होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और अप टू 9। 10 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 10 तो इक्वल हो जाएगा 10 के, ठीक है। तो मुझे 10 से छोटे एलिमेंट्स लेने, ठीक है। ये मैंने जो एलिमेंट्स लिखे ना ब्रैकेट में डाल के, कॉमास डाल के, ये मेरे पास क्या हो गए, सेट का रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। अभी दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, इसमें मुझे बोल रहा है कि सेट के अंदर वो एक्स हैं, वो वाले एक्स होंगे जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ, मतलब मुझे एक्स की वो वैल्यूज ढूंढनी है जो मैं इस इक्वेशन में डाल दूं तो वो सेटिस्फाई हो जाए भाई, ठीक है। तो इनडायरेक्टली मुझे क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए ना, क्योंकि सॉल्यूशन निकालना ही तो क्या हुआ, एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करना, ठीक है। तो अगर मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेती हूँ x² + 7x - 8 = 0, अब मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगी, फैक्टर्स बनाऊंगी इसके, राइट। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, x², 8 1 8, तो दिस विल बी 8x - x - 8 = 0। So this is x into x plus 8 minus 1 into x plus 8 is equals to 0, right? So कौन कौन से फैक्टर्स आए, x minus 1 और x plus 8। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो x की वैल्यूज है वो 1 और -8 आएगी। तो मतलब अगर मैं x की ये वैल्यूज उठाऊंगी ना तो मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो x की जो वैल्यूज हुई वही जो है एलिमेंट्स होंगे सी सेट के, राइट। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो सी सेट के एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से होंगे, 1 होगा और एक -8 होगा, राइट। तो मेरे पास क्या बन गया, सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी रोस्टर फॉर्म बन गया इस सेट का, राइट। तो अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेट दैट which of the following statements are true and which are false and we have to justify our answer, right। तो पहले पार्ट में क्या बोल रहा है, 37 does not belongs to this set, मतलब कुछ भी एक सेट दे रखा है उस सेट के अंदर 37 बिलोंग नहीं कर रहा। अब बिलोंग करना या ना करने का मतलब क्या हुआ, बिलोंग कर रहा है मतलब कि जो ये एलिमेंट है ना ये सेट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ये सेट की प्रॉपर्टी को, राइट। बिलोंग कर रहा है तो मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब मुझे ये देखना है कि क्या ये एलिमेंट ये सेट की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब मैंने 37 उठाया, मुझे 37 को चेक करना है, राइट।
तो अब मुझे क्या देखना है कि क्या 37 के एग्जैक्टली टू पॉजिटिव फैक्टर्स हैं क्या। पॉजिटिव फैक्टर मतलब वो एलिमेंट्स जो कि इसको डिवाइड करें, राइट। तो 37 के फैक्टर्स कौन से, 37 इज अ प्राइम नंबर, राइट। 37 इज अ प्राइम नंबर। सो आई कैन से दैट जो इसके दो फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 होगा और एक 37 खुद ही होगा, राइट। तो मैं बोल सकती हूँ कि 37 के सिर्फ यही दो फैक्टर है। तो इसने क्या बोला, मतलब इसके हिसाब से, इस डेफिनेशन के हिसाब से 37 तो इस सेट के अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है। बट इसने क्या बोल दिया कि 37 इस सेट के अंदर है ही नहीं, है ही नहीं। तो मतलब गलत बात बोल दी ना इसने। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। बिकॉज बिकॉज क्योंकि बिकॉज 1 and 37 आर द ओनली फैक्टर्स ऑफ 37। वही तो हमें पूछा था कि दो ही फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। अब अगले पार्ट में क्या बोल रहा है कि 28 एक ऐसे सेट में बिलोंग करेगा, कैसे सेट में, ऐसा सेट जिसमें ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y इज टू y, मतलब जो जितने भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं y के, y मतलब कुछ भी xyz कोई एलिमेंट होगा, राइट। मतलब इस सेट का कोई भी xyz एलिमेंट होगा, उसके जितने भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उनका सम लिखूं ना मैं, तो वो 2y टाइप का होगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब पहले मुझे ना एलिमेंट्स उठाना है, एलिमेंट मैंने उठाया 28, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके पॉजिटिव फैक्टर्स ढूंढने, राइट। पॉजिटिव फैक्टर्स ढूंढने, फैक्टर्स क्या क्या, जो जो 28 से डिवाइड हो, ठीक है। तो मतलब पहला फैक्टर तो मैंने लिया 1, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या होगा, 2 से भी डिवाइड होगा ये, ठीक है। 3 भी 4 भी डिवाइड करेगा, 7 भी करेगा, 14 भी करेगा, 28 भी करेगा। 28 की बात तो कोई नहीं कर सकता ना। अब मैंने क्या बोला, जितने भी ये फैक्टर्स है ना, ये सारे फैक्टर्स हैं। अब मुझे क्या चाहिए, इनका सम चाहिए। सम बोले तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, ठीक है। अब मैंने इन सबका सम किया तो मुझे क्या मिला, 56 मिला। 56 को क्या मैं लिख सकती हूँ क्या, 2 × 28, राइट। तो मतलब मैंने क्या बोला था डेफिनेशन में कि जो y है ना, उसके पॉजिटिव फैक्टर्स का सम 2y होना चाहिए। तो जो y है ना, इसके पॉजिटिव फैक्टर्स का सम जो है ना वो 2y होना चाहिए। मिल गया मुझे, मिल गया। मतलब क्या हुआ, काम तो मेरा बन गया ना, मुझे यही तो चाहिए था, 2y होना चाहिए। और इसने बोला भी है कि हाँ 28 बिलोंग कर रहा है सेट में, तो बिलोंग करा तो मतलब सही बात बोल दी इसने, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ ना मैं कि ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक बात। तो अब अगला पार्ट क्या बोल रहा है कि बोल रहा है 7 और 747 ये दो एलिमेंट्स हैं, वो इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। वो सेट क्या है, t इज मल्टीपल ऑफ 37, ठीक है। तो मतलब ये जो एलिमेंट्स है ना वो मल्टीपल ऑफ 37 हो जाते हैं, तो मतलब ये एलिमेंट्स बिलोंग कर जाएंगे, नहीं होते तो मतलब नहीं बिलोंग करेंगे। तो अब अगर मैं देखूं 37 के मल्टीपल्स, मतलब 7 और 347, सॉरी 747, सो ये दोनों एलिमेंट्स क्या 37 के मल्टीपल हैं। मतलब अगर मैं इस टाइप के मल्टीपल्स निकाल लूं कि मतलब एक फैक्टर तो कम से कम 37 आ ही जाए उसमें, तो ऐसा पॉसिबल है क्या। मतलब 7 को तो मैं सिर्फ लिख सकती हूँ 7 × 1, ठीक है। अब 747 को तुम कितना भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, लिख लो, कुछ भी कर लो, 37 तो कभी नहीं आने वाला। तो 37 अगर नहीं आया तो मतलब क्या हुआ, मल्टीपल में नहीं है। तो आई कैन से दैट 7 and 747 is not a multiple of 47, is not a multiple of 37. So I can say that my given statement is false because इसमें लिखा हुआ है कि ये बिलोंग कर रहा है, बट मैंने तो क्या बोल दिया कि तो मल्टीपल है ही नहीं ना, तो इसका मतलब तो स्टेटमेंट ट्रू ही नहीं है। तो माई गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। सो दिस इज माई क्वेश्चन सेकेंड। अभी क्या बोल रहा है इसमें एग्जाम्पल थर्ड में, अब मेरे पास क्या है, दो सबसेट्स हैं यूनिवर्सल सेट के। यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज बिगर, राइट। सबसे बड़ा होता है यूनिवर्सल सेट, उसके दो छोटे छोटे सबसेट्स उठा लिए मैंने x और y। तो हमें क्या बोल रहा है, हमें शो करके दिखाओ। क्या शो करना है भाई, कि फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि हमें शो करना है कि y जो है वो सबसेट होगा x यूनियन y का, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ना, अब जब हम इसको प्रूव करना है ना, तो हमें उसको थोड़ा वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग भी सोचते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग प्रूव भी करेंगे मैथमेटिकली, बट थोड़ा सा इसको वेन डायग्राम के हिसाब से सोचते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। मतलब मैंने बोला कि मेरा सबसे बड़ा जो सेट है ना वो यूनिवर्सल सेट है,
ठीक है। अब जो x और y है ना, वो मेरे पास सपोज ये है, ये x है और ये y है, ठीक। मतलब अब जब यूनियन निकालते हैं दो सेट्स का, तो हमें एक चीज तो पता है कि अगर कोई एलिमेंट, मतलब अगर मैंने कोई एलिमेंट उठाया, मतलब मेरे पास अगर x के अंदर कुछ एलिमेंट है a b c, और अगर y के अंदर जो एलिमेंट है वो है d e c, ठीक है। तो x यूनियन y के अंदर जो एलिमेंट होगा वो कैसे उठाते हैं हम लोग, मतलब जितने भी एलिमेंट्स x के हैं और जितने भी एलिमेंट्स y के हैं, दोनों ही एलिमेंट्स होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं किसी एक सेट के अंदर ना हो तो चलेगा, मतलब ऐसे एलिमेंट जो या तो x में हो और y के अंदर भी होने चाहिए। तो मतलब जो x के अंदर एलिमेंट्स है वो भी होने चाहिए और जो y के अंदर एलिमेंट्स है वो भी होने चाहिए। बट जैसे ये जो c आ गया ना, ये वापस रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुका है ना यहाँ पे। तो मतलब जो मेरे पास यूनियन के अंदर एलिमेंट्स है ना, वो ये सारे होंगे। तो मतलब अगर इसके हिसाब से सोचा जाए कि अगर मेरे पास कोई एलिमेंट y के अंदर है, तो ऑब्वियस है ना कि ये x यूनियन y के अंदर होगा ही होगा। सिमिलरली अगर x के अंदर कोई एलिमेंट है तो वो यूनियन में भी होगा, ठीक है। तो मतलब ये यहाँ से भी देख सकती हूँ मैं। अच्छा, अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं मैथमेटिकली, कैसे प्रूव होगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि x यूनियन y को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो x यूनियन y में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं सच दैट x बिलोंग्स टू x और x बिलोंग्स टू y, ठीक है। x में भी होना चाहिए और वो y में भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रूव करना होता है तो मुझे क्या करना है कि मुझे जैसे इसको कंटेन दिखाना है इस सेट के अंदर, तो मैं क्या करूंगी, पहले सेट का कोई एक एलिमेंट उठाऊंगी और वो दिखा दूंगी कि वो यूनियन के अंदर भी है। मैंने क्या किया, पहले सेट का कोई एलिमेंट उठाया, मैंने क्या किया, एक्स एलिमेंट उठा लिया कोई वाई सेट का, ठीक है। अब एक्स एलिमेंट वाई सेट के अंदर है, तो अभी मैंने यहां से देखा कि अगर कोई एलिमेंट वाई के अंदर है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो एक्स यूनियन वाई में भी होगा, ठीक है। तो कंटेनमेंट का मतलब क्या होता है, मैंने बोला कि बाय कंटेन्ड है एक्स यूनियन बाय में, इसका मतलब क्या हुआ कि कंटेन मतलब कि जो एलिमेंट इसके अंदर है वो बड़े वाले में भी होगा, है ना। इसका मतलब यही तो है ना कि जो एलिमेंट इसके अंदर है वो इसके अंदर भी हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो y है वो कंटेन्ड होगा x यूनियन y में, क्योंकि ये किसी भी x की बात हो रही है, मतलब कोई भी एलिमेंट उठा लूं मैं y का तो ये हमेशा ही सही बात होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेरे पास ये प्रूव हो गया कि जो y है वो कंटेन होगा x यूनियन y में, ठीक। अच्छा, अब मुझे अगले में क्या प्रूव करने को बोल रहा है, अभी मुझे प्रूव करना है कि जो x इंटरसेक्शन y है ना वो कंटेन्ड होगा x में। अच्छा, अभी इसका क्या मतलब है, इसने बोला x इंटरसेक्शन y, अब इसको हम ना सेम तरीके से सोच के चलते हैं। इंटरसेक्शन मतलब यहीं पे देख लेते हैं इसको, अगर मान लो ये मेरे पास है इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट, ठीक है, कोई एलिमेंट मेरे पास यहाँ है। इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन वाले पार्ट में आ रहा है, तो मेरे पास ये वाला पार्ट ही तो है जो कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन वाले पार्ट में जो एलिमेंट उठा आ रहा है मैंने वो उठा लिया, ठीक है। अच्छा, अब एक बात देखो कि अगर इंटरसेक्शन में आ रहा है, क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये x में भी है और ये y में भी है ना, दोनों के अंदर आएगा ना। अगर मतलब इंटरसेक्शन में है तो वो x में भी है और वो y के अंदर भी है। तो अब मुझे भी यहाँ पे भी वही काम करना है। क्या करूंगी मैं, मैंने कोई एलिमेंट उठाया, पहले तो x इंटरसेक्शन y को डिफाइन कर लेते हैं। x इंटरसेक्शन y क्या होता है, दिस इज x belongs to x such and y belongs to, sorry, x belongs to y also, right। वो सारे x आएंगे such that x x के भी अंदर होना चाहिए एंड y के अंदर, मतलब दोनों के अंदर होगा, तभी मैं कहूंगी कि वो इंटरसेक्शन का एलिमेंट, ठीक है। तो अब मैं सिमिलरली वही तरीका अपनाऊंगी जो मैंने पहले किया था। क्या करूंगी मैं कि मैंने कोई एलिमेंट उठाया जो कि इस वाले सेट के अंदर है, तो मतलब मैंने x इंटरसेक्शन y का एलिमेंट उठा लिया। तो अब मुझे पता है कि अगर कोई दोनों वाले इंटरसेक्शन वाले पार्ट में है तो वो x वाले में भी होगा, तो x इंटरसेक्शन x बिलोंग करेगा x के अंदर भी। तो अगर x इंटरसेक्शन y में होने के बावजूद वो x में भी है, तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ कि जो x इंटरसेक्शन y है वो कंटेन होगा x में। अच्छा, अभी जैसे मैंने बोला ना कि ये x में कंटेन होगा, वैसे ही मैं ये भी दिखा सकती हूँ कि जो x इंटरसेक्शन y है वो y के अंदर भी होगा। दोनों का मतलब सेम ही है, मतलब यहाँ पे सेट क्योंकि दोनों के अंदर ही कंटेन्ड है ना, ये जो इंटरसेक्शन है वो x के अंदर भी है और वो इंटरसेक्शन y के अंदर भी है, ठीक है। तो मैं दोनों ही चीज प्रूव करके दिखा सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ये सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। अब थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है ये कि x कंटेन्ड इन y इम्प्लाइज x इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो मतलब
अगर ये चीज गिवन है मेरे को तो मुझे प्रूव करना है कि x इंटरसेक्शन y विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू x। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, हम लोगों को गिवन क्या है कि अगर अगर x कंटेन है y में, ये अगर हमको गिवन है, ये चीज हमको गिवन है, तो हमको टू प्रूफ क्या करना है कि x इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो अब मुझे जो चीज प्रूफ करनी है ना, अच्छा जैसे हमने पिछले वाले पार्ट में कंटेनमेंट वाली चीज दिखाई, तो कंटेनमेंट वाले में हमने क्या किया कि हमने इधर से एलिमेंट उठा लिया और वो प्रूफ कर दिया इधर है। लेकिन अभी हमको क्या बोला है कि हमको इक्वल प्रूफ करना है। तो इक्वल प्रूफ करने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई एलिमेंट इधर से उठाती हूँ तो वो इधर होना चाहिए, और अगर मैं कोई एलिमेंट इधर से उठाती हूँ तो वो इधर भी होना चाहिए। तो मुझे इसको टू साइडेड प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं पहले फर्स्ट वाली चीज प्रूफ करूंगी। क्या बोलना, अगर मान लो x इंटरसेक्शन y x में कंटेन है। अब पहले मुझे ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या करूंगी, अब मुझे ये प्रूफ करना है तो भैया मैं पिछले वाली टेक्निक अपनाऊंगी। क्या करूंगी, लेट x बिलोंग्स टू x इंटरसेक्शन y। तो अभी मुझे अच्छे से पता है कि अगर x इंटरसेक्शन में है तो आई कैन से दैट x ऑल्सो बिलोंग्स टू x, और अगर x x में भी बिलोंग कर रहा है तो आई कैन से दैट x इंटरसेक्शन y कंटेन्ड इन x। सो ये मेरा वन साइडेड प्रूफ हो गया। ठीक है, अब मुझे दूसरा साइड प्रूफ करना है। वो क्या करना है कि x जो है वो कंटेन होगा x इंटरसेक्शन y में, राइट। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं x का कोई एलिमेंट उठाऊंगी और वो दिखा दूंगी कि वो इंटरसेक्शन में भी है, राइट। तो अभी मैंने क्या किया, लेट x बिलोंग्स टू x। अच्छा, अभी मेरे को ना एक कंडीशन दिया, मतलब अब मैं ऑटोमेटिक नहीं बोल सकती ना कि अगर x x में भी है तो y में भी होगा। मतलब अगर सपोज मेरे पास ये दो सेट हैं, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है। अब अगर इंटरसेक्शन में है तब तो मैं बोल सकती हूँ कि x में भी होगा y में भी होगा। लेकिन अगर सपोज इंटरसेक्शन में ना हो कि यहाँ पर कोई एलिमेंट है, तो इस केस में तो मैं नहीं बोल सकती ना कि अगर x में है तो y में भी होगा, ये तो y में नहीं है। तो अभी यहाँ पे हमें कंडीशन दे रखी है कि x जो है वो y के अंदर कंटेन्ड है। ठीक है, तो अगर x y के अंदर कंटेन्ड है तो मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, ये मेरे पास x है और ये मेरे पास y है, मतलब जो है x y ने ना x को भी समा रखा है अंदर ही। ठीक है, तो मतलब जो जो x के अंदर होगा ना वो y के अंदर हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। तो इस वाली कंडीशन से हमें पता है कि x जो है y के अंदर कंटेन्ड है, तो मैं बोल सकती हूँ कि जो x है ना वो y के अंदर भी होगा। पहले नहीं बोल सकती थी क्योंकि इस केस में तो सिनेरियो अलग बन रहा है ना, लेकिन इस केस में जैसे पता चला मुझे कि y के अंदर x समाया हुआ है तो मैं बोल सकती हूँ ना कि हाँ x y के अंदर भी है। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो x है अब वो x में भी निकल गया, अब वो y में भी निकल गया, तो मतलब जो है वो दोनों में भी होगा, x इंटरसेक्शन y में भी होगा। कॉमन पार्टी तो हुआ ये जिसके अंदर दोनों के अंदर है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो x है वो कंटेन्ड होगा x इंटरसेक्शन y में। तो मेरे पास ये सेकंड स्टेटमेंट हो गई। तो मैंने पहला भी प्रूफ कर लिया, मतलब वन साइडेड, और दूसरे साइडेड भी प्रूफ कर दिया। तो मैं बोल सकती हूँ ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आई कैन इजिली से दैट x इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू x। यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये बात हुई प्रूफ की। इसको हम लोग वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं, समझने के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इसको इस तरीके से प्रूफ भी कर सकते हैं, राइट। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है, हाँ क्या कह रहा है, गिवन दैट n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 100 तक इन्होंने कुछ एलिमेंट्स दे दिए n के अंदर शुरू के 100 नेचुरल नंबर। ठीक है, तो कह रहा है कि राइट द सबसेट a ऑफ n हुज एलिमेंट्स आर ऑड नंबर। तो मुझे क्या करना है, मतलब हमको एक सबसेट लिखना है n का, मतलब नेचुरल नंबर्स का सेट तो मेरे पास ये रहा। अब मुझे इस नेचुरल नंबर्स के सेट का ना एक छोटा सेट लिखना है, सबसेट मतलब एक छोटा सेट लिखना है। अब उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो कैसे होने चाहिए, उसके लिए स्पेसिफिकेशन यहाँ दे रखी है, हुज एलिमेंट्स आर ऑड नेचुरल नंबर। मतलब अगर मेरे को n के अंदर ये 100 एलिमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है 100 एलिमेंट्स है ना, तो मुझे जो सेट A के अंदर एलिमेंट चाहिए वो कैसे चाहिए, एक सबसेट होना चाहिए, मतलब एक छोटा सेट होगा। और एलिमेंट्स कैसे होंगे, ऑड नेचुरल ऑड नंबर्स। तो अभी जो 100 एलिमेंट्स है ना, इनमें से जो जो भी ऑड नेचुरल नंबर है उनको उठा लो। तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, कहाँ तक चलेगा 99 तक, बिकॉज 100 जाते ही तो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, सेट ए के एलिमेंट्स होंगे।
ठीक है, अब बात आती है दूसरे पार्ट की। इसमें क्या बोल रहा है, हमें वापस एक सबसेट लिखना है, बी सेट सबसेट लिखना है, और उसके एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, x+2 टाइप के। अच्छा, अब इन्होंने बोल दिया कि x जो है वो n से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, मतलब मैं x को एक एक करके उठाऊंगी n से, तो मतलब अगर x इज इक्वल्स टू 1 लिया तो x+2 क्या होगा, x+2 हो जाएगा 1+2 मतलब 3 हो जाएगा। अब अगर मैंने x की वैल्यू 2 ले ली, तो 2 लेते ही x+2 क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा 2 और 2 4। x=3 लिया तो मतलब 3+2 दैट इज 5। तो मेरे पास एलिमेंट्स कैसे कैसे होंगे, मतलब शुरुआत कहाँ से होगी, नंबर 3 से शुरू होगा ना। तो जो सेट बी होगा पहला एलिमेंट तो 3 होगा, फिर 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा। अच्छा, अब लास्ट एलिमेंट कितना होगा। अच्छा, अब ये बात सोचनी पड़ेगी मुझे, अगर मान लो मैंने x की वैल्यू को 100 लिया, लेकिन जैसे ही मैं x+2 निकालूंगी ये तो 102 पे पहुंच जाएगा ना, तो मैं 102 तो ले नहीं सकती। x की वैल्यू 99 ली, तो 99 लेने पे क्या होगा, 99+2 दैट इज 101, तो ये भी नहीं ले सकती। x की वैल्यू 98 लेने पे क्या होगा, 98+2 दैट इज 100। हाँ, अब ये ले सकती हूँ क्योंकि 100 तो आता है ना मेरे सेट एन में, तो मतलब जो लास्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 100। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं करना रैंडमली 100 डाला लास्ट पर 102 आ गया, तो ये चीज लेना बिल्कुल गलत है क्योंकि ये सेट के एलिमेंट्स है ही नहीं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया सेट बी। ओके, तो अभी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है ये, हाँ इसमें बोला है कि हमें एक सेट दे रखा है ई, जिसके अंदर ये 5 एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10। अब उसने क्या बोला, इफ n रिप्रेजेंट्स एनी मेंबर ऑफ ई then write the following sets containing all the numbers represented by n+1 and n square। ठीक है, तो सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स है, कौन कौन से, पहले वो लिख लेते हैं 2 4 6 8 10। ओके, और जो इसके एलिमेंट्स है ना हमने उनको n से रिप्रेजेंट किया है, मतलब अगर मुझे कोई भी एलिमेंट लिखना है e का तो इन जनरल मैं उसको n से डिनोट करूंगी। ठीक है, अब जो मुझे नए सेट्स लिखने हैं ना वो कैसे, पहले वाले पार्ट में क्या करना है, मुझे n+1 टाइप के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो अगर मैंने n की वैल्यू 2 उठाई तो n+1 क्या होगा, 2+1 दैट इज 3। फिर मैंने अगर n की वैल्यू 4 उठाई तो n+1 क्या होगा, 4+1 दैट इज 5। फिर अगर n की वैल्यू 6 उठाई तो n+1 क्या होगा, 6+1 दैट इज 7। और n की वैल्यू 8 लेने पर n+1 क्या होगा, 8+1 दैट इज 9। n=10 पर क्या होगा, n+1 दैट इज 11। तो इसका मतलब जो ये नया सेट होगा ना, इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स कैसे कैसे होंगे, ये जो भी एलिमेंट्स निकाले 1 3 7 9 एंड 11, ये जो एलिमेंट्स है ना वो नए सेट के एलिमेंट्स है क्योंकि हमें n+1 टाइप के चाहिए ना। तो ये हो गया 3 5 7 9 11। ठीक है, ये मेरे पास सारे नए सेट्स के एलिमेंट है। बस ये ध्यान रखना है कि जो n के एलिमेंट्स हैं वो ई से बिलोंग कर रहे हैं, तो मुझे जो भी एलिमेंट्स उठाने हैं ना वो मैं ई से उठा सकती हूँ। ठीक, अच्छा अब मुझे दूसरे टाइप के एलिमेंट्स कैसे चाहिए, n² टाइप के। मतलब अब इस केस में अगर मैंने n की वैल्यू 2 ली तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। ये मिल गया मुझे 2 का स्क्वायर के लिए। फिर अगला एलिमेंट क्या लूंगी मैं, n को अगर 4 उठाया तो 4 का स्क्वायर दैट इज 16। अगर मैंने 6 का स्क्वायर उठाया मतलब ये हो गया 36। फिर मैंने 8 का स्क्वायर लिया दैट विल बी 64। फिर मैंने 10 का स्क्वायर उठाया दैट विल बी 100। तो जो मेरे पास सेट बी के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो कौन से होंगे, 4 16 36 64 एंड 100। सो दीज आर द एलिमेंट्स इन द सेट बी। ओके, अच्छा अब इस सेट में क्या बोल रहा है कि हमारे पास कोई भी सेट है जिसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं और इसके एलिमेंट्स को n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे सेट के अंदर कैसे एलिमेंट्स चाहिए, पहले वाले में बोल रहा है कि मुझे सेट में ऐसे एलिमेंट्स चाहिए कि n तो बिलोंग कर जाए x के अंदर, बट जैसे मैं उसका डबल करूँ ना 2n कर दूं वैसे वो x के अंदर नहीं बिलोंग करना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी कोई भी एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं उसको नए वाले सेट में डाल दूंगी। ठीक है, तो अब एलिमेंट्स तो यहीं से उठाने पड़ेंगे हम लोगों को। तो हमने अगर n=2 मैंने कोई भी एलिमेंट उठाया 1, ठीक है 1 उठाया तो 2n लेने पे क्या मिलेगा, मुझे 2 मिलेगा। बट ये तो x के अंदर बिलोंग कर रहा है ना, बट मुझे क्या चाहिए था कि x n तो बिलोंग कर सकता है x में बट 2n नहीं करना चाहिए, बट ये तो बिलोंग कर रहा है तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं।
फिर दूसरा n इज इक्वल्स टू 2 लिया मैंने, जब n इक्वल्स टू 2 लिया तो 2n क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बट 4 भी x के अंदर बिलोंग कर रहा है तो ये भी पॉसिबल नहीं है, राइट। फिर मैंने n इज इक्वल्स टू 3 लिया, तो जैसे ही मैं 2n लेती हूँ यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, 6 भी बिलोंग कर रहा है x के अंदर, तो मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये भी बिलोंग कर रहा है। अब मैंने n इज इक्वल्स टू 4 लिया, तो n इक्वल्स टू 4 लेते क्या मिल गया मुझे, 8 मिल गया, बट 8 क्या x के अंदर है, नहीं है, तो मतलब ये तो बिलोंग नहीं कर रहा। तो मतलब एक पॉसिबिलिटी तो हो जाएगी ये वाली, जब मेरा n की वैल्यू 4 थी तब मैं ले सकती हूँ क्योंकि मेरे पास 2n बिलोंग नहीं कर रहा x के अंदर। फिर मैंने n की वैल्यू 5 ली, तो 2n क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी x नहीं बिलोंग, 10 नहीं बिलोंग कर रहा है x में। फिर मैंने n की वैल्यू ली 6, सो इस केस में 2n क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहाँ भी x नहीं बिलोंग कर रहा। तो मतलब जो मेरे पास सेट है उसके अंदर 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, क्योंकि ये 3 एलिमेंट्स लेने पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो मेरे पास नए सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा, ठीक है। अब दूसरे सेट में क्या बोल रहा है, दूसरे सेट में ऐसे एलिमेंट्स उठाने हैं कि n+5 8 हो जाए, तो मतलब मैं n की ऐसी वैल्यू डालनी है मुझे कि 5 ऐड करते ही वो 8 हो जाए, तो मतलब n की वैल्यू तो एक ही पॉसिबल है ना, 3, जब मैं n की वैल्यू 3 लूंगी तभी मेरे पास 8 आएगा, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो बी सेट के जो अंदर एलिमेंट होगा वो क्या होगा, ओनली 3 ही बिलोंग करेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता, राइट। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, मुझे ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो कि 4 से बड़े हैं, तो यहाँ पे मैं आसानी से देख सकती हूँ ना कि 4 से बड़े तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है ना, या तो 5 है या फिर 6 है, तो ये 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे नए वाले सेट में, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये एलिमेंट्स लिख सकते हैं कि कौन से एलिमेंट्स किसके अंदर आएंगे, ठीक। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, draw the Venn diagram to illustrate the following scenario in the following relationship amongst the set EMU, where E is the set of the students studying English, M is the set of the students studying mathematics in the same school, and U is the set of all the students in that school, right? तो अब ये अलग अलग सिनारियो में हमको बताना है कि ये वेन डायग्राम कैसे कैसे बनेंगे, ठीक है। तो हमें एक बात तो पता है ना कि जो यूनिवर्सल सेट है वो सबसे बड़े वाला होगा, और जो यूनिवर्सल है ना उसको हम लोग एक बड़े वाले रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी छोटे सेट्स है ना वो इस बॉक्स के अंदर आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब पहले वाले केस में क्या बोल रहा है, ऑल द स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथमेटिक्स स्टडी इंग्लिश, बट सम स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश डू नॉट स्टडी मैथमेटिक्स। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, वो बोल रहा है कि हु स्टडी मैथमेटिक्स वो इंग्लिश भी स्टडी कर रहा है, मतलब जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे वो इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं। मतलब जो छोटा है, छोटे वाला सेट कौन सा होगा, मैथमेटिक्स वाला समाया हुआ इंग्लिश के अंदर ना, क्योंकि बोल रहा है कि जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, बट सम स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश डू नॉट स्टडी मैथमेटिक्स। तो मतलब अगर सपोज ये मेरे पास बड़ा सा सेट है, यूनिवर्सल सेट, अब उसने क्या बोला, मतलब मैथमेटिक्स वाला छोटा सेट है, क्योंकि बोल रहे हैं ना कि जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स वाला छोटा होगा, सपोज ये मेरे पास सेट है मैथमेटिक्स वाले बच्चों का, और ये मेरे पास सेट है इंग्लिश वाले बच्चों का। तो अब अगर मैंने बना लिया तो अब मैं इसको वेरीफाई भी कर सकती हूँ, क्या जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं। मतलब अगर मैंने कोई एलिमेंट या कोई बच्चा उठाया जो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, जो इस छोटे वाले सर्कल में आ रहा है, वो तो ऑब्वियस ही बात है ना वो बड़े वाले सर्कल में भी आएगा, मतलब मैथ्स पढ़ रहा है तो वो इंग्लिश भी पढ़ ही रहा है। बट अगर उल्टा कर दूं, मतलब अगर मैंने कोई एलिमेंट यहाँ ले लिया जो इंग्लिश पढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जो इंग्लिश पढ़ रहा है वो मैथमेटिक्स भी पढ़ रहा है, क्योंकि ई में आ रहा है वो एम में तो नहीं आ रहा है ना। तो मेरे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई प्रूव हो रही है ना, तो मैं इसको इस तरीके से बना सकती हूँ सिनारियो को, ठीक है। अब अगले पार्ट में क्या बोल रहा है, in this part there is no student who study both mathematics and English। मतलब ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जो दोनों पढ़ रहा हो, मतलब दोनों पढ़ रहा हो, मतलब ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जो कि कॉमन आ रहा हो किसी एक सब्जेक्ट में, दोनों सब्जेक्ट में, मतलब, ठीक है। तो ये मेरे पास अगर यूनिवर्सल सेट है, ये मेरे पास मैथमेटिक्स वाला है, ये मेरे पास इंग्लिश वाला है, तो मतलब जो बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है वो सिर्फ मैथ्स ही पढ़ रहा है, जो इंग्लिश पढ़ रहा है वो सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ रहा है, ठीक है। मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन आता है तो मैं क्या बनाती हूँ,
कि ये ई में भी आ रहा है और ये एम में भी आ रहा है, तो कुछ कॉमन पार्ट होना चाहिए, तब मैं बोलूंगी दोनों में पढ़ रहा है। तो यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो दोनों पढ़ रहा हो। ठीक है, तो इस सिनेरियो में दोनों को अलग अलग बना देंगे। ठीक, अब अगले पार्ट में क्या बोल रहा है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स who study mathematics but do not study English, some of the students who study English but do not study mathematics, and some study both। मतलब कुछ ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं बट इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, कुछ ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं बट मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों पढ़ रहे हैं। तो अगर मेरे पास ये यूनिवर्सल सेट है, तो अगर मैं ऐसा कुछ बनाऊं, अच्छा अब इसके अंदर अगर मैं अपनी कंडीशन सेटिस्फाई कराऊं, मतलब जो मुझे दिया हुआ है इसको वेरीफाई करूं, तो कुछ ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं बट मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे, तो है ना, जो ये वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं बट मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे, जो ये वाले बच्चे हैं वो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं बट इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, और ये वाले बच्चे हैं वो क्या है, वो दोनों पढ़ रहे हैं। तो हो गई ना कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, not all the students who study mathematics but every student studying English study mathematics। अब ये फर्स्ट वाले सिनेरियो का बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ पे हर मैथमेटिक्स पढ़ने वाला इंग्लिश भी पढ़ रहा था, यहाँ पे उल्टा है, जो इंग्लिश पढ़ रहा था वो मैथमेटिक्स भी पढ़ रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है और ये मेरे पास है इंग्लिश पढ़ने वाला बच्चा और ये है मैथमेटिक्स पढ़ने वाला, तो जो हर बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा है वो मैथमेटिक्स तो पढ़ रहा है, बट जो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है वो हर कोई इंग्लिश नहीं पढ़ रहा। तो ये कंडीशन होगी सेटिस्फाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग सिनेरियोज में वेन डायग्राम बना सकते हैं। ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है फॉर ऑल दी सेट्स ए बी सी, हमने कोई भी 3 सेट्स उठाए ए बी सी, हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव नहीं करना, हमको जस्टिफाई करना है कि क्या ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्या ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होगी। तो अभी ये जस्टिफाई करने के लिए, तो हो सकता है कि गलत भी हो सकता है ये सही हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी 3 ऐसे सेट्स उठाएंगे ए बी सी। अब ए अंदर अगर मैंने ए लिया 1 2 3, ठीक है, और मैंने बी क्या लिया, ऐसा ले लिया जिसमें एक दो एलिमेंट्स ए के साथ कॉमन हो, तो मैंने ले लिया बी 2 3 5, और मैंने सी सेट लिया 4 5 6। ठीक है, तो अब मुझे क्या दिखाना है, LHS और RHS शो करना है कि इक्वल है कि नहीं है। तो मैंने पहले कंसिडर किया LHS। सो LHS में पहले क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो पहले मुझे ए इंटरसेक्शन बी इसका यूनियन करना है सी के साथ। तो ए क्या है मेरे पास 1 2 3, इंटरसेक्शन बी क्या है 2 3 5। जो भी आंसर आएगा यहाँ से उसका यूनियन कर देना है सी के साथ, दैट इज 4 5 6 के साथ। ठीक, अच्छा पहले मुझे इस सेट में और इस सेट में इंटरसेक्शन कुछ चाहिए। इंटरसेक्शन मतलब कि जो भी कॉमन पार्ट है दोनों के अंदर। ठीक है, तो मुझे फर्स्ट में ए और बी सेट में क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो 2 एलिमेंट कॉमन है, एक 3 कॉमन है, तो आई कैन से दैट इंटरसेक्शन इज 2 3। अब इसका यूनियन कर देना है 4 5 6 के साथ। तो जब भी 2 सेट्स का यूनियन करती हूँ तो मतलब क्या होना चाहिए, वो सेट के एलिमेंट जो है वो फर्स्ट वाले सेट में भी होने चाहिए और सेकंड वाले सेट में भी। तो यहाँ से एलिमेंट्स क्या आएंगे 2 3 4 5 6। अब उठाते हैं हम लोग RHS को। RHS में क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, ए मेरे पास सेट क्या है 1 2 3, इसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। बी क्या है 2 3 5, इसका यूनियन करना है सी के साथ, दैट इज 4 5 6। ठीक, तो दिस इज 1 2 3। अब भाई मुझे इंटरसेक्शन चाहिए बी और सी में, तो इंटरसेक्शन क्या है, सिर्फ 5 आ रहा है, राइट। सो 5 इज द इंटरसेक्शन। ओके, सॉरी, दिस इज माय यूनियन, सॉरी, this is union, so this will be 2 3 5 4 6। ठीक है, अब इन दोनों में क्या चाहिए, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन आ रहा है, तो 2 और 3 दोनों में कॉमन है, तो 2 3 इज द इंटरसेक्शन पार्ट। तो क्या LHS और RHS दोनों सेम आ रहे हैं, ये मेरे पास LHS है, ये मेरे पास RHS है, दोनों है अनइक्वल। तो आई कैन नॉट से दैट these two sides will always be equal. So this is A intersection B union C cannot be equals to
A इंटरसेक्शन B यूनियन C, राइट। तो अभी इस पार्ट पे हमें क्या करना है, कह रहा है यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट्स, we have to prove that for all the sets A and B, A minus A intersection B will be equals to A minus B। तो जब भी आपको दो साइडेड को प्रूव करना होता है तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक साइड लेके चलेंगे, जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ करेंगे, हम LHS लेके चलेंगे और उसको प्रूव कर देंगे कि वो RHS के इक्वल है, ठीक है। तो LHS लिया मैंने A माइनस A इंटरसेक्शन B, ठीक है। अभी हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमको A इंटरसेक्शन B को, मतलब A इंटरसेक्शन B को लिखने का एक और तरीका है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, अगर मेरे पास A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट है तो मैं इसको लिख सकती हूँ A माइनस B। इसको हम लोग वेन डायग्राम से प्रूव भी कर सकते हैं। ये मेरे पास सपोज A और B दो सेट्स हैं, तो A माइनस B में क्या पार्ट आता है, A में से B वाला पार्ट हटा दो, मतलब ये वाला पार्ट बचा, तो ये मेरे पास हो गया ये वाली चीज। इस वाली चीज को दिखाना है तो कैसे दिखाऊंगी, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये मेरे पास B है और ये A है, तो B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये जो B को छोड़ के सारा बचा, ठीक है, और उसका कॉमन चाहिए मुझे, उसका इंटरसेक्शन चाहिए A के साथ, तो B कॉम्प्लीमेंट का A के साथ इंटरसेक्शन चाहिए। तो इंटरसेक्शन लेते हैं मुझे क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन में क्या आएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा ना। तो इससे मैं बोल सकती हूँ ना कि ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्वल हैं, ठीक है। तो आई कैन रीराइट दिस एज, सो दिस इज A एंड दिस इज माई B, so A minus B can be written as A intersection B का कॉम्प्लीमेंट। B क्या है मेरे पास, A intersection B, तो इसका मैंने कर दिया कॉम्प्लीमेंट। अभी हमारे पास एक लॉ होता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, A इंटरसेक्शन B का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है, A ट्रांसपोज यूनियन B ट्रांसपोज, ठीक है। तो अभी इस लॉ के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकती हूँ, A इंटरसेक्शन, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, A ट्रांसपोज यूनियन B ट्रांसपोज, राइट। सो दिस विल बी, अब इसके अंदर अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाती हूँ तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, A इंटरसेक्शन A डैश यूनियन A इंटरसेक्शन B डैश, ठीक है। अभी A और A में कॉमन पूछ रहा है, A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सपोज ये मेरे पास अगर सेट A है, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, ये A सेट है, तो ये मेरे पास अगर A है तो बचा हुआ पार्ट क्या है, ये A कॉम्प्लीमेंट है। तो क्या कुछ भी कॉमन आ रहा है A और A कॉम्प्लीमेंट में, कुछ भी नहीं आ रहा, तो मतलब ये चीज तो 5 हो जाएगी। इसका यूनियन किसके साथ करना है, A इंटरसेक्शन B डैश के साथ, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, A इंटरसेक्शन B डैश ओनली, बिकॉज 5 का किसी के साथ भी यूनियन करो तो वो सेम ही रहता है ना, 5 इज एम्प्टी सेट, राइट। सो अभी हमने ऊपर देखा कि A इंटरसेक्शन B डैश इज A माइनस B, सो दिस इज इक्वल्स टू E माइनस B, राइट। सो यही हमको प्रूव करना था ना, LHS is equals to RHS, so this is equals to RHS, okay, this is what we want to prove, right। so आज की वीडियो में हम लोगों ने सारे शॉर्ट आंसर टाइप्स खत्म कर लिए हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। ओके, बाय बाय, थैंक यू।